अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में ईरान के पावर प्लांट्स पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। और ये फैसला उस समय लिया गया है जब कुछ ही घंटों के बाद में हमले की डेडलाइन खत्म होने वाली थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा ये किया है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बेहद अच्छे और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और अब मिडल ईस्ट में पूरी तरीके से युद्ध खत्म करने की दिशा में काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी इस कूटनीतिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ तथा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच अलग अलग लेवल पर बातचीत हुई है, जिसका मकसद इस जंग को खत्म करना और सभी विवादों का समाधान निकालना है। वहीं ईरान ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि तनाव कम करने के लिए कुछ पहल चल रही है, लेकिन उसने साफ कहा है कि अमेरिका को सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा, क्योंकि उसी ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन बातचीतों के बारे में ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला है, जहां ब्रेंट ऑयल की कीमत करीब 13% गिरकर फिर से $100 के आसपास पहुंच गई है और अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी से रिकवरी हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पूरी तरीके से शिपिंग के लिए नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स को नष्ट कर दिया जाएगा। और इस डेडलाइन के करीब आते ही तनाव चरम पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी सीधी भूमिका और धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वे इजराइल के पावर प्लांट्स और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे, जिससे यह संघर्ष और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस जंग में अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 28 फरवरी से शुरू हुआ ये संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हिला चुका है। तेल की कीमतों में उछाल, ईंधन संकट और महंगाई का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस पाइपलाइन पर इसका असर पड़ा है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर खाड़ी देशों के बिजली ढांचे पर हमला होता है तो हालात और ज़्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बिजली पर निर्भर है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए तैयार किया जाता है। बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में 50 से 100% तक पानी इसी सिस्टम से आता है। ऐसे में अगर बिजली ठप हुई तो सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि पीने का पानी भी एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र अगले 5 दिनों पर टिकी हुई है कि क्या ये बातचीत सच में शांति का रास्ता खोलेगी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है, जिसके बाद मिडल ईस्ट में और भी बड़ा और विनाशकारी युद्ध देखने को मिल सकता है। इसराइल ने लेबनान में बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए लितानी नदी पर बने मुख्य पुल को निशाना बनाकर उसको तबाह कर दिया है और इसके साथ ही इजरायली सेना को आदेश दिया गया है कि दक्षिण लेबनान को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सभी पुलों को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हिजबुल्लाह की आवाजाही और हथियारों की सप्लाई को रोका जा सके। ये हमला उस समय हुआ है जब इजराइल पहले ही दक्षिणी सीमा के पास घरों को गिराने की रणनीति तेज कर चुका है, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि जंग अब और ज़्यादा फैल सकती है। बताया जा रहा है कि रविवार को जिस पुल को निशाना बनाया गया वह लेबनान के तटीय हाईवे पर स्थित एक अहम कनेक्शन था, जो दक्षिण और मध्य लेबनान को जोड़ता है और इस पर हमले से आम लोगों की आवाजाही और ज़रूरी सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। हमले से पहले इजरायली सेना ने चेतावनी भी दी थी कि इसके बाद आसपास के लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। एक अस्थायी महिला लामा अल फारेस ने बताया कि उनका घर पुल के पास था और जैसे ही उन्हें चेतावनी मिली उन्होंने अपना सामान कार में डालकर उत्तर की ओर भागना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें डर है कि उनका घर भी अब मलबे में बदल चुका होगा। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस कार्रवाई को ज़मीनी हमले की तैयारी बताते हुए इसे आम नागरिकों के खिलाफ सामूहिक सज़ा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलों को नष्ट करने से राहत सामग्री की सप्लाई पर भी
दिक्कत होगी और ये किसी बड़े विस्तारवादी प्लान का हिस्सा हो सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने भी इजराइल की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना बहुत गलत है, खासकर तब जब उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हों। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में लेबनान में 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ये भी कहना है कि यह कदम उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उसकी सीमा पर हमले कर रहा है और वे अपने उत्तरी इलाकों को सुरक्षित रखना चाहता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने कहा है कि लितानी नदी के दक्षिण में मौजूद सभी पुलों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके और सीमा के पास एक बफर जोन तैयार किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे गजा के बीच हनून और रफा में किया गया था। इस बीच एक और बड़ी घटना सामने आई है, जहां लेबनान की तरफ से हुए हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने खुद जांच शुरू की, कहीं वे अपनी ही फायरिंग का शिकार तो नहीं हुआ। वहीं 2 इजरायली सैनिकों की भी इस संघर्ष में मौत की पुष्टि हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर दक्षिण लेबनान पूरी तरह देश से कट जाता है तो वहां रहने वाले लोगों के लिए खाना, दवा और ज़रूरी सेवाएं पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और जानकार इसे एक बड़े मानवीय संकट की चेतावनी मान रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये संघर्ष यही सीमित रहेगा या फिर ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा, जिसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। ईरान ने पहली बार सीधे न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है और इससे पूरे क्षेत्र में डर और तनाव कई गुना बढ़ गया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक उसने इजराइल के दक्षिण में स्थित डिमोना शहर पर मिसाइल हमला किया है, जिसे उसने अपने नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमले का जवाब बताया है। वहीं इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि एक ईरानी मिसाइल सीधे उस इलाके में गिरी है जहां देश का सबसे गोपनीय न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है, जिसे शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। और ये वही जगह है जिसे लंबे समय से इजराइल के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि इजराइल ने हमेशा की तरह अपने परमाणु हथियारों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये हमला इस बात का संकेत है कि अब जंग का लेवल और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 39 लोग घायल हुए हैं, हालांकि अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ ईरान ने बताया है कि उसके नातांज यूरेनियम इन्रिचमेंट प्लांट को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया था, लेकिन वहां किसी भी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि अभी तक किसी भी तरह का असामान्य रेडिएशन स्तर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एजेंसी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जांच शुरू कर दी गई है। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु समझौतों का उल्लंघन बताते हुए चेतावनी दी है कि उसके गंभीर परिणाम होंगे और अब उसकी रणनीति बदल चुकी है, यानी अब वह सिर्फ बराबरी का जवाब नहीं देगा बल्कि दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की नीति पर काम करेगा। ईरानी सूत्रों के मुताबिक अगर उनके किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो वे सामने वाले के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाएंगे, जिसमें रिफाइनरी, गैस प्लांट और अन्य रणनीतिक सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि हर गलती का जवाब अब सरप्राइज और ज्यादा विनाशकारी तरीके से दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ऐसे ही जारी रहे तो इससे रेडिएशन फैलने का भी खतरा पैदा हो सकता है, जो सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही बन सकता है। फिलहाल IAEA और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्थिति को कंट्रोल में बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं और अब यह संघर्ष सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि परमाणु टकराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और राजनीतिक स्थिरता पर गहरा असर पड़ सकता है।
अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये नुकसान, ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर आने वाले दिनों में एक और बड़ा और ख़तरनाक विस्फोट देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर एक और बड़ा और ख़तरनाक संकट गहराता जा रहा है, जहां अब इंटरनेट पूरी तरीके से बंद होने का रिकॉर्ड बना चुका है और ये शटडाउन अब देश के इतिहास का सबसे लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरानी सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट बंद कर दिया था और अब ये लगातार 20वें दिन भी ऐसे ही बंद है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के डायरेक्टर अल टॉकर ने बताया कि ये दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन में से एक है और किसी आधुनिक और डिजिटल रूप से जुड़े देश में इतना लंबा ब्लैकआउट पहली बार देखा जा रहा है। इससे पहले केवल सूडान और म्यांमार जैसे देशों में सबसे लंबे शटडाउन हुए थे, लेकिन वे भी सैन्य तख्तापलट के दौरान हुए थे। ईरान में सरकार का कहना है कि इंटरनेट बंद करने का मकसद फेक न्यूज़ और दुश्मन की प्रोपेगेंडा को रोकना है, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि यह कदम असल में जनता की आवाज़ दबाने और सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को छिपाने के लिए उठाया गया है। इस इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से ईरान का दुनिया से लगभग संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है और आम लोग अपने परिवार और दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग वीपीएन और अन्य तकनीकी तरीकों से इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वीपीएन सेवाएं भी अब काम नहीं कर रही हैं। सरकार ने एक घरेलू इंटरनेट सिस्टम चालू किया है जिससे कुछ सीमित लोगों को ही बाहरी दुनिया से जोड़ने की अनुमति मिल रही है और ये एक्सेस भी बेहद कंट्रोल और अस्थिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल कुछ हजार या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 10,000 लोगों को ही इंटरनेशनल इंटरनेट तक पहुंच दी गई है और वह भी सरकार की मंजूरी के बाद में। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईरानी सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया है और अब तक सैकड़ों स्टारलिंक डिवाइस जब्त किए जा चुके हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दे दी है कि युद्ध के समय इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त सजा दी जाएगी। इसी बीच देश के अंदर हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां हाल ही में 3 लोगों को फांसी दे दी गई है, जिन्हें सरकार ने अमेरिका और इजराइल के लिए काम करने और पुलिस अधिकारियों की हत्या का दोषी पाया गया था। वहीं हाल के महीनों में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,000 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, जबकि मानवाधिकार संगठनों का ये भी कहना है कि ये संख्या 7,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में इंटरनेट बंद होने से न सिर्फ सूचना का प्रवाह रुक जाएगा, बल्कि ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि देश के अंदर असल में क्या हो रहा है। और यही कारण है कि अब ईरान के अंदर डर और अनिश्चितता का माहौल तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इस स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और मानवीय संकट का संकेत बन चुका है। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, जिससे ये साफ हो गया है कि ये युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर फैलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला उस समय लिया गया है जब ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में नाकाम रही हैं। एक मिसाइल बीच रास्ते में ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये वे पूरी तरीके से नष्ट हुई या नहीं। इसके बाद ब्रिटेन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी और कहा है कि यह कदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के लगातार हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंधक बनाना ब्रिटेन के हितों और उसके सहयोगी के लिए एक खतरा है, इसलिए सीमित और विशेष सैन्य ऑपरेशन के लिए ये अनुमति दी गई है। इसी बीच वैश्विक तेल बाजार में भी उथल पुथल मच गई है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है, जिससे दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है और इसी वजह से ब्रेड क्रूड की कीमत लगभग
बढ़कर $112 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्य के करीब पहुंच चुका है और अब हमलों को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा अब उन देशों को खुद करनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका केवल ज़रूरत पड़ने पर मदद करेगा। इस बीच एक और दिलचस्प कदम उठाते हुए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 30 दिनों के लिए ईरानी तेल की बिक्री और सप्लाई को मंजूरी दे दी है ताकि वैश्विक बाजार में स्थिरता लाई जा सके। लेकिन हालात अभी भी बेहद महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि ईरान के शीर्ष सैन्य प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेखारची ने चेतावनी दे दी है कि अब ईरान अपने जवाबी हमलों का दायरा बढ़ाएगा और दुनिया भर में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पार्क, पर्यटन स्थल और सार्वजनिक जगहें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अब असीमित युद्ध यानी अप्रत्याशित और छिपे हुए हमलों की रणनीति अपना सकता है। इसके अलावा ईरान ने खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले तेज कर दिए हैं, खासकर तब जब इजराइल ने उसके साथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। ऐसे में अब यह संघर्ष सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि ऊर्जा युद्ध, आर्थिक दबाव और वैश्विक सुरक्षा का बड़ा संकट बन चुका है और पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह टकराव यहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में ये एक बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले लेगा।